स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे उस देश की जो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश तो है लेकिन उतना ही पॉलिटिकली इनस्टेबल है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। पिछले 15 सालों में यहाँ इतने प्रधानमंत्री बदले हैं, शायद जितनी बार आपने जूता भी नहीं बदला होगा। जनता कहती है हमें बदलाव चाहिए, लेकिन नेता कहते हैं हमें माल खाने दो। उसका नतीजा ये है कि सरकार बनती है और गिरती है, जैसे किसी सीरियल का एपिसोड चल रहा हो। तो चलिए जानते हैं नेपाल के जन आंदोलनों और सत्ता की इस अजब गजब राजनीति की पूरी कहानी को। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल में हो रहे जेन ज़ी मूवमेंट की और उसके क्या विशेष कारण है। क्या एक यही कारण था कि जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया, इसी की वजह से ये मूवमेंट हो रहा था, या इसके और भी विशेष कारण है जिसकी वजह से ये मूवमेंट इतना ज़्यादा ट्रिगर किया। तो जेन ज़ी होते कौन हैं? जेन ज़ी वो लोग होते हैं जो 1997 से लेके 2010 के बीच में पैदा हुए हैं, और यही जेन ज़ी है जिसने इस मूवमेंट को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाया और बाकी सारे मूवमेंट से अलग बनाया, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया का यूज़ किया और सारे यूथ को मोबिलाइज़ किया और प्रेरित किया मूवमेंट करने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि मूवमेंट हुआ क्यों। मूवमेंट का जो रीज़न था वो ऐसा नहीं था 1-2 साल पुराना था, ये पिछले 15 साल का गुस्सा है जो आज निकला है। इस मूवमेंट का ट्रिगर ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया था उसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ है, लेकिन असल वजह कुछ और भी है, जो कि है करप्शन। क्योंकि नेपाल कभी भी शुरू से एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। नेपाल 2008 तक एक राजतंत्र था। जनता ने आंदोलन किया और उसके बाद देश को गणराज्य बनाया। फिर 2015 में संविधान आया, जनता खुश हो गई कि शायद अब हमारी स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। पिछले 15 साल में नेपाल 13 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बदल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। इसका सबसे बड़ा एक ये कारण है कि वहाँ पर जितनी भी पार्टी है, कोई भी सिंगल पार्टी बहुमत नहीं ला पाती है, और वहाँ से शुरू होता है खेल गठबंधन का और करप्शन का भी। अब जरा गिनते हैं कि कौन कौन कितनी बार प्रधानमंत्री बना है। पहले हैं KP शर्मा ओली, जो रीसेंट प्राइम मिनिस्टर भी थे नेपाल के, जिन्होंने रिजाइन किया है। वो बहुत बार पहले भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और बहुत बार हटाए भी जा चुके हैं। उसी तरीके से पुष्प कमल दयाल, जो एक माओवादी नेता है, वो 2 से 3 बार PM बन चुके हैं। शेर बहादुर देउवा, जो पहले भी काफ़ी बार PM बन चुके हैं और रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने 5 बार PM बनने का। तो सोचिए, नेपाल में नेता बदलना उतना ही आसान है जितने कपड़े बदलना। नेता कहते हैं तुम खाओ हम खाएं, सबको बराबरी मिले, लेकिन जनता कहती है कि हमें भी तो कुछ दो। और यहीं से शुरू होता है सारा खेल करप्शन का। नेपाल की राजनीति पे एक शब्द सबसे ज़्यादा सूट करता है, वो है मलाई खाना। इसका मतलब है सत्ता की मलाई खाना। पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मंत्री पद मिल जाए तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी ज़्यादा मलाई खाने लगे तो बाकी नाराज़ होकर गठबंधन तोड़ देती हैं। यानी राजनीति नहीं, ये तो थाली बांटने का एक खेल चल रहा है, जहां एक थाली पर काफ़ी सारी चम्मचें हैं और चम्मच चलती रहती हैं। अगर कोई चम्मच ज़्यादा खाने की कोशिश करती है तो बाकी चम्मचें गुस्सा होकर उसे बाहर निकाल देती हैं और वहीं सरकार गिर जाती है। लेकिन इस बार जेन ज़ी ने एक गरम मलाई की चम्मच नेताओं के मुंह में दे दी है, जो उनसे ना निगली जा रही है और ना उगली जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस सब का असर किस पे पड़ता है? इस सब का असर पड़ता है जनता पर। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ जनता बार बार आंदोलन करती है। कभी छात्रों का विरोध, कभी युवाओं का प्रदर्शन और कभी किसानों की मांग। नेपाल में आंदोलन सिर्फ एक इतिहास नहीं है, आज भी रोज की हकीकत है। जनता चाहती है कि स्थिर सरकार आए, रोजगार आए और विकास हो, लेकिन नेताओं की प्राथमिकता कुछ और होती है। लेकिन कोई भी जनरेशन हो, जेन ज़ी हो या जेन अल्फा हो या आने वाली और कोई जनरेशन हो, ये चीज़ बहुत समझने की है कि मूवमेंट करो, लेकिन उसमें कभी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ख़राब मत करो। उन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को बनाने में भी आपका ही पैसा जाएगा, जो शायद आपके डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता था, उसका असर भी आप पे ही पड़ेगा। तो जहाँ आपका देश 2-3 साल आगे जा सकता था, 5 साल आगे जा सकता था, अब उन इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो और 5 साल पीछे चला गया है। तो अब आगे क्या होगा? आगे एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनेगी जिसकी बात भी हो रही है, और शायद एक न्यूट्रल फिगर सामने आएगी जो शायद चीफ जस्टिस हो सकती है। हैवी क्रैकडाउन का रिस्क भी है। डेमोक्रेटिक राइट्स और मीडिया फ्रीडम पर भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, सब पे शॉर्ट टर्म झटका भी लग सकता है। आम आदमी और ज़्यादा परेशान हो सकता है। अगर यूथ का गुस्सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म तक पहुंचा तो नेपाल बेटर बन सकता है, अगर नहीं पहुंचा तो ये सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी।
तो या तो ये प्रोटेस्ट एक नए नेपाल की शुरुआत होगा या फिर एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन जाएगा साउथ एशिया में। नेपाल की ये कहानी हमें ये भी सबक देती है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव करने से नहीं आता है। लोकतंत्र तब पूरा होता है जब जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी उतरे, और अगर गवर्नमेंट लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती है तो लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे उस सरकार को वापस लाइन पे लाया जाए, जैसे कि नेपाल में हुआ। जेनजी में ही सही, लेकिन नेपाल के जेनजी में इतनी जागरूकता आई, इतनी अवेयरनेस आई कि कैसे अपनी सरकार को वापस ठीक किया जाए, कैसे डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए और कैसे करप्शन को हटाया जाए। लेकिन अगर उनकी भी जागरूकता उनके नेताओं की तरह करप्ट हो गई और वो 20 साल तक सस्टेन नहीं कर पाई, आने वाले 2-3 साल में फिर से एक और सरकार गिरेगी, एक और नया प्रोटेस्ट उठेगा और फिर से एक और सरकार बनने की बात होगी। तो ये पूरा एक लूप बन जाएगा। अगर डेमोक्रेटिक रूल चाहिए और एक विकासशील देश की तरह साउथ एशिया में नेपाल उभर के आए तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी जनता में अवेयरनेस होनी चाहिए और जो कम से कम 20 साल तक सस्टेन करनी चाहिए। अगर इस चीज़ को हम रीजनल एंगल पे भी देखें तो इंडिया और चाइना दोनों क्लोजली इसे देख रहे हैं। नेपाल एक बफर स्टेट है दोनों स्टेट के बीच में। इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि दोनों पावर्स अपने अपने लीवर्स यूज़ करेंगे एड, डिप्लोमेसी या प्रेशर के थ्रू। तो इसीलिए नेपाल में स्टेबिलिटी होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया और चाइना दोनों के लिए। तो दोस्तों अब सवाल ये भी है, क्या ये नेपाल की यूथ मूवमेंट एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक वेव है या फिर एक शॉर्ट लाइफ प्रोटेस्ट जो करप्शन के जंगल में खो जाएगा? तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।